वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर 2 है और इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। पिछले वाले लेक्चर के अंदर भी इंट्रोडक्शन था इकोनॉमिक्स का और इस लेक्चर के अंदर भी इंट्रोडक्शन है जो कि कंटिन्यू है। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस पहला जो इसका टॉपिक है और जो मेन टॉपिक है। सो रैशनल चॉइस क्या होती है? रैशनल चॉइस जो है वो बेस्ड करती है प्योर रीज़न के ऊपर और इसके अंदर किसी शख्स की कोई इमोशंस या कोई ख्वाहिशात नहीं होती, यानी कि प्योर रीज़न के ऊपर बेस्ड करने वाली जो चॉइस होती है बगैर किसी इमोशन के या ख्वाहिशात के, उसको हम रैशनल चॉइस कहते हैं। कंज्यूमर जो है वो डिसाइड कर सकता है अबाउट द रैशनल चॉइस बाय यूजिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट और बेनिफिट जो एनालिसिस होता है उसका इस्तेमाल करते हुए जो है वो रैशनल डिसीजन लिए जा सकते हैं। कंज्यूमर जो है वो रैशनल डिसीजन ले सकता है जब भी वो कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करता है कि कॉस्ट कितनी आ रही है और कितना उसको बेनिफिट होगा अगर वो ये चीज़ खरीदता है या ये काम करता है। तो कंज्यूमर क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है अपनी जो सेटिस्फेक्शन होती है उसके लेवल को रिलेटिव टू देयर कॉस्ट। जितनी उसने कॉस्ट पे कर रहा है उसके मुकाबले में उसको कितनी सेटिस्फेक्शन हो रही है उसको वो मैक्सिमाइज करना चाहता है। रैशनल चॉइस जो है वो ऑप्टिमल चॉइस होती है। नाउ दी ऑप्टिमम का मतलब होता क्या है? प्रोड्यूस करना बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करना, इसको ऑप्टिमम कहते हैं। उसके बाद है इक्विटी इन इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के अंदर इक्विटी का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन होना जिसके अंदर हर चीज को फेयरली ट्रीट किया जा रहा है और या इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, यानी कि सबको बराबरी दी जा रही होती है, तो उसको हम इक्विटी कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। और इसी के मुकाबले में एक दूसरी जो चीज है जो इसकी एक तरह से अपोजिट कहा जा सकता है वो है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है किसी को अनफेयर किस्म के फेवर देना। जब कोई शख्स पावर में है तो वो दूसरों को अनफेयर जो है वो फेवर दे, उसको हम नेपोटिज्म कहते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है कि सोर्सेज की बुनियाद के ऊपर जो है वो भर्ती किया जा रहा होता है, तो वो जो है नेपोटिज्म कहलाता है कि एक शख्स अगर पावर में है तो वो दूसरे को अनफेयर किस्म का फेवर दे रहा है जिसका वो हकदारी नहीं है, तो इसको नेपोटिज्म कहते हैं। और इक्विटी जो होती है उसमें फेयरली या इक्वली ट्रीट किया जाता है। नाउ द रैशनल चॉइस। अब रैशनल चॉइस पहले भी आ चुका है। ये जो है वो चॉइस होती है जो बेस्ड करती है प्योर रीजन के ऊपर और बगैर किसी इमोशन या विम्स के बगैर होती है, यानी कि ख्वाहिशात के बगैर होती है। बार्टर ट्रेड। अब बार्टर ट्रेड क्या है? ये वर्ड हो सकता है शायद आपने पहले भी कभी सुना हो। इसका मतलब होता है एक ऐसी ट्रेड जो कि नॉन मॉनेटरी सिस्टम वाली ट्रेड होती है। नॉन मॉनेटरी सिस्टम से मुराद जिसके अंदर पैसे का इस्तेमाल नहीं होता। मॉनेटरी का वर्ड जहां पे भी यूज हो तो इसका मतलब होता है पैसा। नॉन मॉनेटरी का मतलब ये कि पैसा नहीं होना, यानी कि पैसा शामिल नहीं होता। अब ये ऐसी ट्रेड होती थी, आज के दौर में भी कभी कभी हो जाती है, लेकिन आज से 2500 साल पहले तकरीबन ये ट्रेड कॉमन थी। उस दौर में जब पैसा नहीं आया था दुनिया के अंदर, पेपर करेंसी तो पिछली सदी में कॉमन हुआ है और उससे पहले कॉइन्स चलते थे गोल्ड के और सिल्वर के। तो 2500 साल पहले जब ना सिल्वर के कॉइन्स थे ना गोल्ड कॉइन्स थे, तो उस दौर में जो ट्रेड होती थी वो बार्टर ट्रेड होती थी, यानी कि सामान के बदले सामान, एक सामान दिया और उसके बदले दूसरी कोई चीज ली। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आटा दिया, आटे के बदले जो है वो चावल लिए। तो इस तरह से जो है वो ट्रेडिंग चलती थी उस दौर में, जब दुनिया के अंदर जो है वो किसी भी तरह की करेंसी नहीं आई थी, ना कॉइन्स की करेंसी आई थी और ना पेपर करेंसी आई थी, तो उसी को बार्टर ट्रेड कहा जाता था। सो नाउ दी हाउ कंज्यूमर डिसाइड्स अबाउट ऑप्टिमल चॉइस। किस तरीके से कंज्यूमर जो है वो डिसाइड करता है ऑप्टिमल चॉइस के बारे में? तो कंज्यूमर जो है वो डिसाइड करता है ऑप्टिमल चॉइस के बारे में कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस को यूज करते हुए, जो कि मैक्सिमाइज करता है बेनिफिट रिलेटिव टू कॉस्ट। कॉस्ट के मुकाबले में जो है वो बेनिफिट जो है वो मैक्सिमाइज करता है। अब एक एग्जाम्पल दिखाई जा रही है आपको कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस की, एक प्रैक्टिकल किस्म की एग्जाम्पल चार्ट की फॉर्म में। सपोज करें एक शख्स है, उसको जॉब पे लगना है। अब दो उसके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। जॉब ए है एक और एक है जॉब बी। जॉब ए लाहौर के अंदर है और जॉब बी है गुजरांवाला के अंदर। अगर वो जॉब ए करता है तो उसको जो सैलरी मिल रही है, जो बेनिफिट मिलेंगे वो है 15,000, 15,000 रुपये। और जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो आएगी 1,000 रुपीज़। तो नेट बेनिफिट जो आएगा, नेट बेनिफिट का मतलब होता है बेनिफिट माइनस कॉस्ट, वो आएगा 14,000। 15,000 में से जब 1,000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा
14,000, तो 14,000 उसको नेट बेनिफिट मिलेंगे लाहौर वाली जॉब से। और दूसरी जो जॉब है वो है गुजरांवाला में। अब उसकी जो सैलरी है वो है 20,000। अब क्या, अगर देखें हम सैलरी का कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा सैलरी है, 20,000 काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 15,000 के। लेकिन जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी जॉब बी के अंदर वो आएगी 7,000। तो जब कॉस्ट को माइनस करेंगे उसकी बेनिफिट के साथ तो जो नेट बेनिफिट आएगा वो आएगा 13,000। तो इसका रिजल्ट ये निकला, अगर रैशनल चॉइस को देखा जाए, कि जॉब ए जो है वो बेटर है एज कम्पेयर टू जॉब बी के रैशनल चॉइस के मुताबिक। अब नॉर्मली अगर कोई शख्स रैशनल चॉइस को के मुताबिक नहीं डिसीजन लेगा तो वो तो सिर्फ सैलरी को देख के यही सोचेगा कि जॉब बी जो है बेटर है। लेकिन असल में जो बेटर जॉब है वो जॉब ए है, क्योंकि जाहिर बात है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी मैटर करती है, ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं होती। तो इसी को रैशनल चॉइस कहा जाता है। सो हाउ प्रोड्यूसर डिसाइड अबाउट ऑप्टिमल चॉइस। अब ये तो आपका कंज्यूमर के बारे में तो हो गया, अब प्रोड्यूसर ने भी ऑप्टिमल चॉइस के बारे में सोचना होता है। हमेशा जो भी प्रोडक्शन जहाँ पे हो रही होती है, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं उनको भी ऑप्टिमल चॉइस के मुताबिक उनको डिसाइड करना होता है। सो अज्यूम करें कि एक फर्म जो है वो इस बारे में सोच रही कि वो नई प्रोडक्शन लाइन जो है ओपन करे कार मैन्युफैक्चरिंग की, यानी कि गाड़ियाँ बनाने की जो प्रोडक्शन लाइन है वो ओपन करे। सो रैशनल डिसीजन में क्या इन्वॉल्व होगा, कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व होगा कार प्रोडक्शन का। अब कॉस्ट क्या होगी, अब जो जाहिर बात है वो कॉस्ट जो आएगी उसके अंदर क्या क्या कॉस्ट आएगी उसका फर्म की, एडिशनल लेबर जो होंगे वो, क्योंकि जाहिर बात है एक नया प्रोडक्शन लाइन खुलेगी तो उसके लिए एडिशनल लेबर लगाना पड़ेंगे, उनको हायर करना पड़ेगा, एम्प्लॉयड करना पड़ेगा उनको। और एडिशनल रॉ मटेरियल भी एडिशनल खरीदना पड़ेगा, और एडिशनल पार्ट्स और कंपोनेंट्स, उन तमाम चीज़ों को ख़रीदा जाएगा। और उसके फिर फ़ायदे क्या होंगे, एडिशनल जो रेवेन्यू है वो जो कि फर्म को मिलेगा, एडिशनल इनकम मिलेगी। रेवेन्यू से मुराद इनकम जो उसको मिलेगी सेलिंग करने से, जो एडिशनल नंबर ऑफ कार है उसको। सो इट विल बी प्रॉफिटेबल टू इन्वेस्ट इफ द रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द कॉस्ट। अब फर्म जो है वो इस बुनियाद के ऊपर ही डिसाइड करेगी, अगर उसको रेवेन्यू उसका ज़्यादा होगा कॉस्ट के मुकाबले में तो फिर प्रॉफिटेबल होगा। अगर उसकी जो इनकम है वो कम है और कॉस्ट ज़्यादा है तो जाहिर बात है फर्म जो है वो उसके लिए जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, नुकसानदेह होगा कि वो इन्वेस्ट करे ऐसी किसी भी जाहिर बात है बिजनेस के अंदर, या किसी भी जाहिर बात है नया जो एक लाइन खोलनी है प्रोडक्शन की उसके अंदर। सो नाउ दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है तो वो ये है कि एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज करना, तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी आप जो है वो ये वीडियो देख रहे हैं, इसकी जगह आप कोई और वीडियो भी देख सकते थे, या आप हैंड आउट भी पढ़ सकते थे, या आप पावर पॉइंट की स्लाइड्स भी पढ़ सकते थे। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं एक तरह से आप कॉस्ट पे कर रहे हैं, इस वीडियो को देखने की आप कॉस्ट पे कर रहे हैं। पैसों की कॉस्ट तो आप नहीं पे कर रहे हैं, लेकिन जो आप टाइम दे रहे हैं इस वीडियो को तो ये भी आप एक कॉस्ट पे कर रहे हैं। इसकी जगह आप कोई और भी वीडियो देख सकते थे, आप हैंड आउट भी रीड कर सकते थे, आप पावर पॉइंट स्लाइड भी रीड कर सकते थे। तो ये जो कॉस्ट है इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाएगा, कि एक काम छोड़ के दूसरा काम जो कर रहे हैं तो वो जो कॉस्ट पे कर रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। सो नाउ दी मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल बेनिफिट। अब मार्जिनल का मतलब जो है वो एक्स्ट्रा होता है, इसका जो लफ्जी तर्जुमा है। सो मार्जिनल कॉस्ट से मुराद वो कॉस्ट होती है, इंक्रीमेंट होती है जो कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहीं पर भी कोई एडिशनल यूनिट बनाने की जो कॉस्ट आएगी कहीं किसी गुड्स या सर्विसेज के अंदर, उसको मार्जिनल कॉस्ट कहा जाएगा। अब गाड़ियों के अगर 50 यूनिट्स बन रहे हैं, कहीं पे 50 पीस बन रहे हैं, गाड़ियों के 50 यूनिट बन रहे हैं, एक और एडिशनल यूनिट इजाफा करती है कोई फर्म, 51 यूनिट्स बनाना चाहती है, तो जो 51 की जो 51वां यूनिट होगा उसकी जो कॉस्ट आएगी उसको मार्जिनल कॉस्ट कहा जाएगा। और मार्जिनल बेनिफिट क्या होते हैं, इंक्रीमेंट टू द टोटल बेनिफिट्स ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम जब किया जाएगा किसी भी चीज़ का, उससे जो फायदा हासिल होगा, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हासिल होगा एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से, उसको हम मार्जिनल बेनिफिट कहेंगे। अब आपके सामने कॉन्सेप्ट आ चुका है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहा जाता है।
सो ये क्या है, ये कर्व होता है, आगे कर्व भी आएगा आपको तो समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके का कर्व होता है, जिसके अंदर होता क्या है कि ज्वाइंट्स किए जाते हैं पॉइंट्स को जो शो करते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच द कंट्री कैन प्रोड्यूस इन अ गिवन टाइम विद द लिमिटेड रिसोर्सेज एट गिवन अ स्पेसिफिक स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, ये इस बात को शो करता है कि एक कंट्री कितने मैक्सिमम जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकती है, जितने भी उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे, और एक ख़ास टाइम के अंदर। क्योंकि किसी भी कंट्री के पास रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज से ऐसा नहीं हो सकता है कि अनलिमिटेड किस्म की जो है वो क्वांटिटी में चीज़ें बनाई जा रही है। अगर एक चीज़ बनेगी किसी एक कंट्री के अंदर, तो दूसरी चीज़ की क्वांटिटी के अंदर कमी आ सकती है। तो ये इसी चीज को शो करता है कि अगर एक चीज ज्यादा बन रही है तो दूसरी चीज में कमी आ जाएगी, दूसरी चीज ज्यादा बन रही है तो पहली चीज में कमी आ जाएगी। तो सिंपल इसका रूल यही है। और ये एक गिवन टाइम के अंदर होगी जो प्रोडक्शन होगी और स्पेसिफिक स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। तो अब यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो राइस और कॉटन के दरमियान दी गई है। पहला जो इसका सेट दिखाया गया वो ये दिखाया गया है कि अगर कॉटन के 10 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, तो उनसे कॉटन के अगर 10 रिसोर्सेज प्रोड्यूस करते हैं तो राइस का एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा जितने रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक। लेकिन अगर दूसरा सेट देखें, अगर कॉटन के 10 के बजाय अगर कॉटन का एक यूनिट कम कर दिया जाता है तो फिर राइस का एक यूनिट प्रोड्यूस हो सकता है। और इसी को कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एडिशनल यूनिट की, वन जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि कॉटन का एक यूनिट सेक्रीफाइस किया है राइस के एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर सी के अंदर क्या हुआ कि कॉटन के 2 यूनिट सेक्रीफाइस किए जा रहे हैं। अब कॉटन के 2 यूनिट सेक्रीफाइस किए हैं राइस का एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। और डी के अंदर फिर कॉटन के 3 यूनिट सेक्रीफाइस किए राइस का एक और यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। और फिर ई के अंदर 4 यूनिट्स सेक्रीफाइस कर दिए राइस का एक और यूनिट एक्स्ट्रा और यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो है इसी चीज को शो कर रहा है। डिफरेंट जो इसमें सेट हैं ए बी सी डी और ई के कॉटन के जो यूनिट्स हैं, अगर उनकी क्वांटिटी में कमी आती जाएगी तो राइस के जो यूनिट्स हैं उनमें इजाफा होता चला जाएगा। अब ये इसी चीज को यहाँ पे ग्राफ की फॉर्म में शो किया गया है कि एक चीज ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो दूसरी चीज के अंदर कमी आ रही है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वाइन और ग्रेप की एग्जाम्पल दी हुई है, लेकिन इसी चीज को राइस और कॉटन का भी बनाया जा सकता था ग्राफ को। तो यहाँ पे वही चीज दिखाई जा रही है। और इसके अंदर 2 चीजें और हैं, ए और बी पॉइंट दिया गया है। ए पॉइंट इस बात को शो कर रहा है कि इनएफिशिएंसी को शो कर रहा है कि रिसोर्सेज जो है वो पूरी तरह से अगर यूटिलाइज नहीं होंगे तो ए पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन होगी। और बी जो है इस बात को शो कर रहा है इम्पॉसिबिलिटी को, यानी वहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, इतने रिसोर्सेज ही मौजूद नहीं है कि वहां तक पहुंचा जा सके। बी तक तब पहुंचा जा सकता है अगर जो है वो किसी भी तरह रिसोर्सेज के अंदर इजाफा हो जाता है, तो तब पहुंचा जा सकता है। सो पॉइंट विद इन द पीपीएफ आर इनएफिशिएंट, यही बात इधर भी लिखी हुई कि पीपीएफ कर्व जो है उसके अंदर का जो पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है, ए वाला पॉइंट जो है, ये इनएफिशिएंट पॉइंट है। एंड इट इज रेयरली पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड। इनएफिशिएंट मींस दैट इट मे नॉट बी यूजिंग इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज। जो अवेलेबल रिसोर्सेज उनको यूज नहीं किया जा रहा या प्रॉपर यूज नहीं किया जा रहा। और आउटसाइड पॉइंट आउटसाइड जो पीपीएफ है वो अनअटेनेबल है, यानी कि पॉसिबल नहीं है उसको उतना जो है वो प्रोड्यूस करना। और इसी तरह यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया गया है जो कि पीपीएफ से थोड़ा बहुत रिलेटेड भी है, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इसका मतलब है इंक्रीज होना टोटल आउटपुट ऑफ अ कंट्री ओवर टाइम। ओवर टाइम जो है वो टोटल आउटपुट जो है किसी कंट्री का जो है वो उसके अंदर इजाफा हो जाता है, उसको जो इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। आउटपुट से मुराद जो प्रोडक्शन हो रही है, जो चीज़ें बन रही हैं उनके अंदर इजाफा हो जाना जो है उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ है। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान के अंदर 1000 यूनिट्स बनते हैं गाड़ियों के, 1000 यूनिट्स बनते हैं। अब जैसे जैसे यहाँ पे और दूसरी कंपनीज आती जा रही हैं गाड़ियों की, अब 1000 के बाद 100 यूनिट्स में इजाफा हो जाता है, 1100 यूनिट्स हो जाते हैं प्रोड्यूस होना, तो उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जो आउटपुट है टोटल आउटपुट उसके अंदर इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों देखें तो गाड़ियों की कीमतों में सिर्फ इजाफा हुआ है, जो उसके यूनिट्स प्रोड्यूस हुए
उनमें इजाफा नहीं हुआ। तो वो जो है जाहिर बात है, अगर सिर्फ कीमत बढ़ने से प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है और जो मॉनेटरी टर्म्स हैं उनमें ये शो हो रहा है कि जो कंपनीज हैं वो ज़्यादा अर्न कर रही हैं, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहलाई जाएगी। लेकिन जब यूनिट प्रोड्यूस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, जिस तरह से कंपनीज अब आ रही हैं, नई कंपनीज और नई नई गाड़ियां आ रही हैं, तो वो जो जब इजाफा होगा यूनिट्स के अंदर, तो उसको कहा जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है इस लेसन के बारे में तो आप उसके लिए नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।